आज हम प्रोसेस ऑफ पेपर राइटिंग डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास इनफ डेटा और फाइंडिंग्स हैं पेपर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है बिगनर्स के लिए कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले लिखें। एक पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंटल, रिजल्ट्स, डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। कुछ लोग रिजल्ट्स एंड डिस्कशन साथ में लिखते हैं, कुछ लोग अलग। मैं जनरली साथ में लिखना पसंद करती हूँ। नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एक पेपर से किसी रीडर को क्या एक्सपेक्टेड है कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिटरेचर रिव्यू देते हुए 2 से 3 रिसर्च क्वेश्चंस रेज किए गए हैं एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में उनके आंसर्स दिए गए हैं डेटा प्रूफ के साथ, और पूरा पेपर इन्हीं 2 रिक्वायरमेंट्स को मीट कराने के अराउंड लिखा जाता है, या ये कह लीजिए अपनी रिसर्च फाइंडिंग को क्लियर तरीके से लिखने के अराउंड। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन कि सबसे बाद में लिखे जाएंगे, और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल देन रिजल्ट्स, क्योंकि वो सबसे इजी होता है। अब जो काम आपने किया है और जो रिजल्ट्स आपको आए हैं वो तो आप आसानी से लिख ही सकते हो। अभी डिस्कशंस नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स लिखने हैं। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर, जो जनरली स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं अपने स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन प्लान करके 2 से 3 बार मल्टीपल स्टेजेस में लिखवाती हूँ। तो एक सबसे पहला रफ सा इंट्रोडक्शन मैं काम शुरू करने से पहले ही लिखवा लेती हूँ। बोलती हूँ 4 से 5 पेजेस लिख के लाओ रेफरेंसेस के साथ इस टॉपिक पर जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर कि लिटरेचर सर्वे ठीक से किया है स्टूडेंट ने। वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि टॉपिक पता चलते ही स्टूडेंट का लिटरेचर सर्वे शुरू हो जाएगा एंड ही विल रीड मैनी पेपर्स, बट जस्ट टू मेक श्योर कि स्टूडेंट ने पढ़ा है मैं उसे 4 से 5 पेजेस लिखवा लेती हूँ। लेकिन आपको रेफरेंसेस के साथ लिखना है, क्योंकि बाद में बिल्कुल याद नहीं रहेगा आपको कि रेफरेंसेस कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी थी। तो साथ में ही आप रेफरेंसेस डालते जाओ। उसके लिए आप मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। फिर काम जब 70 to 80% हो जाता है तभी हमारी पेपर राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन राइटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन लिखने से पहले उसका एक लेआउट या ये कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए। फिर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। उसके लिए मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ 10 से 15 रिलेटेड पेपर्स लो और उनके इंट्रोडक्शन का समरी नहीं चाहिए, मुझे फ़्लो चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, समरी नहीं फ़्लो समझना है हमें। तो क्या लिख के लाता है स्टूडेंट 10 से 15 पेपर्स के? टाइटल, ऑथर नेम, जर्नल नेम और उसके नीचे इंट्रोडक्शन का फ़्लो। तो कैसा होता है ये इंट्रोडक्शन का फ़्लो कि लिखो कि पैरा 1 इज़ अबाउट दिस, पैरा 2 इज़ अबाउट दिस, पैरा 3 इज़ अबाउट दिस, कि मतलब उस पेपर में पैराग्राफ वाइज क्या फ़्लो रखा है, क्या लिखा गया है। किसी पेपर में एप्लीकेशन की पहले बात होती है, फिर उस एप्लीकेशन के रिलेटेड अदर मटेरियल्स, देन मटेरियल इन फोकस ऑफ द पेपर। किसी पेपर के इंट्रोडक्शन में सिंथेसिस की सबसे पहले बात होती है, देन अदर प्रोसेसेस या मटेरियल्स, देन जो भी उस पेपर का फोकस है। किसी पेपर के इंट्रोडक्शन में जनरल इंट्रोडक्शन होता है फील्ड का, फिर ऑथर नैरो डाउन करता जाता है अपने काम तक पहुंचने के लिए। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज करके दूसरों के पेपर के इंट्रोडक्शन का फ़्लो पता चलता है। तो एक स्टोरी सी बनती जाती है जो आपको समझ आनी चाहिए कि अच्छा इस तरीके से स्टोरी बनाई गई है। इस प्रोसेस से स्टूडेंट को काफ़ी आइडिया हो जाता है एग्जिस्टिंग पेपर्स का। फिर मैं कहती हूँ अब अपने पेपर के लिए 5 से 6 या जितने भी सूटेबल लगे उतने पैराग्राफ वाइज लिख के लाओ कि क्या लिखना चाहते हो, कि स्टोरी कैसे बनाओगे अपने इंट्रोडक्शन की। अब क्या लिखना चाहते हो, एक तो आपने दूसरों का फ़्लो समझ लिया है, दूसरा आपके अपने रिजल्ट्स हैं जो आप लिख चुके हो ऑलरेडी। रिसर्च के काम का फोकस किस तरफ है उसी से आपका फ्लो डिसाइड होगा। सो इस तरह एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। फिर उसमें फैक्ट्स डालने हैं। अब उन फैक्ट्स से रिलेटेड पेपर सर्च करो। कभी कभी जो आपने 3-4 महीने एक रफ इंट्रोडक्शन लिखा था उससे बहुत हेल्प मिलती है। देखो अब आप पेपर अलग अलग नज़रिए से पढ़ते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ते हो। तो अब इस स्टेज पर आपका नज़रिया है लिखने का। अब तक तो आपने दूसरों के पेपर्स ये जानने के लिए पढ़े कि उनमें क्या किया गया है, क्या काम किया गया है, क्या फाइंडिंग्स हैं। अब राइटिंग स्टेज पर आपको ये समझना है कि कैसे लिखा गया है, फिर मुझे अपना पेपर कैसे लिखना है। तो जब स्टूडेंट उसे फिल करके लाता है, मींस फ्रेमवर्क में अब पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के लाता है, फिर उसे हम फाइनलाइज करते हैं 2-3 सिटिंग में, और ये इंट्रोडक्शन हम अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब ये फाइनल नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बदल जाएगा शायद, या हो सकता है ना भी बदले। एक्सपेरिमेंटल और रिजल्ट्स हमने पहले ही फाइनलाइज थोड़े बहुत कर लिए थे, लेकिन अब रिजल्ट्स को फिर से लिखते हैं डिस्कशंस को ऐड करते हुए। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के दौरान आपको दूसरों की फाइंडिंग से काफ़ी हेल्प मिलती है, जिसको आप अपने क्लेम्स में साइट करते हो। आपका क्लेम डेटा सपोर्टेड होना चाहिए
और सिमिलर बात कहीं और अगर कहीं गई है तो वहाँ का रेफरेंस भी होना चाहिए। रेफरेंस देने से आपका क्लेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिख के इंट्रोडक्शन की डायरेक्शन और क्लियर हो जाती है। हो सकता है कि जो हमने लिखा है उसे ही रख लें, या ये हो सकता है कि फ़्लो बदल दें, या ये हो सकता है कि जो पैराग्राफ्स लिखे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें, या कोई एक नया पैराग्राफ भी ऐड कर दें। तो डिस्कशन से पहले इंट्रोडक्शन इसलिए लिखवाती हूँ, उससे अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, रिजल्ट्स का फ़्लो भी अच्छे से समझ में आता है और डिस्कशन की लैंग्वेज और ज़्यादा साइंटिफिक हो जाती है। फिर उसके बाद हम पूरा पेपर फिर से पढ़ते हैं कि कभी कभी फिर चेंजेस हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूजन्स एंड देन एब्स्ट्रैक्ट एंड पेपर डन। फिर तो बस अब टाइटल, ऑथर, एफिलिएशन, जो भी जर्नल गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और टाइटल तो किसी भी स्टेज पर दिमाग में आ सकता है, लास्ट तक बदला जाता है। जनरली हम 4 से 5 टाइटल्स लिख के रख लेते हैं, जो सूटेबल लगा रख लिया, नहीं तो 2-3 टाइटल्स को मिला करके एक बना लिया। फिर पूरा पेपर दोबारा पढ़ा जाता है एकदम फाइनल करने के बाद, रेडी टू सबमिट वाला फाइनल। लास्ट में किसी से प्रूफ रीड कराना ठीक रहता है, जिसको सब्जेक्ट की जानकारी हो लेकिन उस पेपर पे काम ना किया हो, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हमसे ओवरलुक हो जाती हैं। तो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलता है और कुछ गलतियां और भी निकल के कभी कभी आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना तरीका, प्रोसेस, फ्लो ढूंढ ही लेंगे अल्टीमेटली, बस बिगनिंग में थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप सुपरवाइज़र जैसे बोलें वैसे कर लें। उनकी हेल्प अगर नहीं है तो इस वीडियो से आप समझ सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेंस एंड वॉइस ऑफ वर्ब यूज़ करनी चाहिए पेपर लिखने के लिए। पेपर शुड बी रिटन इन पैसिव वॉइस एंड थर्ड पर्सन फॉर्मेट। लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, कोई स्लैंग, स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। टेंस जनरली एक्सपेरिमेंटल एंड रिजल्ट्स में पास्ट टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट वॉज डिजॉल्व्ड इन वाटर। डिस्कशन में जहाँ हम फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स की बात करते हैं, दे विल रिमेन ट्रू फॉर एवर, उसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन में भी ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स लिखते हुए प्राइमरीली प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। बट अगर आप किसी प्रीवियस रिसर्च या एक्शन की बात करते हो इंट्रोडक्शन में, तो पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, प्रेजेंट टेंस है, जनरल फैक्ट है। लेकिन अगर हम लिखते हैं ABC एंड कोवर्कर्स कंडक्टेड द सिमुलेशन एंड फाउंड दैट एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड प्रेजेंट टेंस है, बट कंडक्टेड द सिमुलेशन पास्ट टेंस है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स वर फाउंड टू बी क्वांटाइज्ड इन अ सिमुलेशन कंडक्टेड बाय ABC एंड कोवर्कर्स। सो एक्शन पास्ट टेंस में लिखा जाता है, जनरल फैक्ट एंड फाइंडिंग्स ट्रूथ्स प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पेपर राइटिंग प्रोसेस। होप आपने समझा होगा कि कैसे लिखना है। एक बार पेपर राइटिंग को प्रोसेस ओरिएंटेड बना लोगे तो ईजी हो जाएगा, वरना घंटों, दिनों, हफ्तों, क्या महीनों तक सोचते रहोगे कि क्या लिखना है। मैंने एक सुपरवाइज़र की डायरेक्शन से आपको बताया है। अगर आपको सुपरवाइज़र का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो प्रोसेस सेम ही रहेगी। डिसिप्लिन से खुद पर खुद ही फॉलो करना है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, राइट देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स कि उनको भी पेपर राइटिंग का प्रोसेस समझ में आए और उनके लिए भी पेपर राइटिंग आसान हो जाए। थैंक यू।